हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग सब अच्छे से हैं, सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग अपने सेट नंबर 9 आज हम अपना सेट नंबर 9 करेंगे। तो आइए साथ में मिलके आज के सेट को कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो लेट्स सी व्हाट इज द लाइक पहला क्वेश्चन हमारा है क्या। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पैरा जंबल का। ओके, तो पहले रीड करते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। हमें दो तीन ऑप्शंस हैं जिसमें ए से शुरुआत हो रही है, और उसके बाद में हमारा बाकी ऑप्शंस में क्या है, बाकी ऑप्शंस में क्या है हमारा डी से शुरुआत हो रही है। तो एक है सिर्फ डी वाला। देखते हैं, द डॉग रैन आफ्टर हिम बार्किंग लाउडली एंड फायरसली। हिम, हिम मतलब कौन, हिम मतलब कौन, किसके बारे में बात हो रही है, हु, कौन। ठीक है, तो हमें नहीं पता यहाँ पे, तो इतना तो क्लियर हो गया कि डी से हमारे सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती है, हमारे सेंटेंस की शुरुआत तो ए से ही होगी। अंश वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ स्ट्रे डॉग्स, मतलब जो गली वाले कुत्ते होते हैं उनसे वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अनुष 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 मदर saw the dog chasing her son. Okay, and one evening when a street dog barked at him, Anush turned and started running. The dog ran after him barking loudly and fiercely. तो देखो, एक शाम जब स्ट्रे डॉग बाग एट हिम मतलब उसके ऊपर भौंका, एंड अनुष टर्न एंड स्टार्ट रनिंग। तो अनुष जो है वो वहां से टर्न हुआ और दौड़ने लगा। फिर उसके बाद में डॉग भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा ना, और तेज तेज से भौंकने लगा। तो यानी कि सी के बाद में डी आएगा। और जब ये सब हो रहा था तब उसकी मदर ने देखा ना, जब ये सब हो रहा था तब उसकी मदर ने देखा, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरा एकदम सही है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमें बता रहा है एक लड़के के बारे में जो बहुत ज्यादा कुत्तों से डरता है। उसके बाद में बता रहा है कि जो फिर उसके बाद में एक शाम ऐसा हुआ कि जो कुत्ते हैं ना, गली वाला कुत्ता उसके पीछे मतलब उसके ऊपर भौंका। तो क्या हुआ, बच्चा डर गया और वहां से फिर दौड़ने लगा। जब बच्चा दौड़ने लगा तो डॉग भी उसके पीछे दौड़ने लगा, बात कर रहा था बहुत तेजी से ना, बहुत गुस्से में। और ये सब फिर उसकी मदर ने देखा कि जो डॉग है वो उनके बेटे को चेज कर रहा है। तो एब्सोल्युटली हमारा यहाँ पे ये हमारा एक कंप्लीट पेयर बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए सी डी बी। ए सी डी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामेटिकल एरर बताना है अगर है तो। ओके, द इनवाइटेड गेस्ट, यहाँ से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत है। द इनवाइटेड गेस्ट प्रीफर्ड ऑरेंज जूस देन हॉट कॉफी और चिल्ड ग्रेप्स। गलती तो मुझे यहाँ पे तुरंत पता चल गई कि यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो शब्द प्रीफर है, प्रीफर के साथ में आई प्रीफर टी टू कॉफी। तो प्रीफर का जो पेयर बनता है वो टू के साथ बनता है, ना कि देन के साथ बनता है। तो यहाँ पे इसका मतलब डी में हमारे गलती है, तो यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, आई प्रीफर्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द इनवाइटेड गेस्ट दे प्रीफर्ड ऑरेंज जूस टू हॉट कॉफी और चिल्ड ग्रेप्स। तो उन्होंने ग्रेप्स या हॉट कॉफी की बजाय उन्होंने ऑरेंज जूस प्रीफर किया। तो प्रीफर के साथ में जो हमारा आपका जो फिक्स कंजंक्शन लगता है, जो पेयर बनता है वो टू का बनता है। तो यहाँ पे टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, as many as I care for her, I still have to disagree with her on this topic. यहाँ पे क्या कह रहा है, as many as नहीं, मैं as many as नहीं होगा, मतलब ये कह रहा है कि ऑल्दो आई केयर फॉर हर ना, हालांकि मैं उसकी केयर करता हूँ, फिर भी मुझे उसके साथ में इस टॉपिक पे डिसएग्री करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ना कॉन्ट्रास्ट की बात आ रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की बात आ रही है, कॉन्ट्रास्ट की बात आ रही है, और कॉन्ट्रास्ट की बात हम एज मच एज से दर्शाते हैं। एज मच एज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल दो, हालांकि, ऑल दो, डिस्पाइट, इस चीज के बावजूद। तो ये कह रहा है कि ऑल दो आई केयर फॉर हर, हालांकि मैं उसकी केयर करता हूँ,
केयर करता हूँ, बट मुझे फिर भी उसके साथ ना इस टॉपिक पर डिसएग्री करना पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ पे एज मैनी नंबर नहीं बता रहा है, यहाँ पे नंबर नहीं बता रहा है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, तो यहाँ पे एज मच एज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच रिसीव द मेंबर्स ऑफ द टीम विद ग्रेट एक्साइटमेंट। क्या बताना है? पैसिव फॉर्म। The coach received the members of the team. So first of all, let us identify the object. This is the object, the member of the team. सब में यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे received दिया हुआ है, ये हम जानते हैं past indefinite है, और past indefinite का क्या बनता है? was verb के साथ में verb की थर्ड फॉर्म। तो द मेंबर्स ये मेरा सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से वर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि बॉस नहीं आएगा, और ये तो गलत है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। द मेंबर ऑफ द टीम्स वर रिसीव्ड बाय द कोच विद ग्रेट एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो मेंबर्स है। ऑफ तो आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आते हैं। तो ये हो गया मेरा मेन सब्जेक्ट, और जब ये सब्जेक्ट है तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगा। ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल और के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्लोज टेस्ट है, लेट्स डू इट। Families, particularly those with children and who have the means transport, साधन। means मतलब ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, साधन की बात कर रहे हैं। Families, particularly those with children and who have the means, are opting to dash from Delhi, driven by the increasing air pollution and dash impact on health. तो फैमिली ना, पर्टिकुलरली जो बच्चों के साथ में रहती हैं फैमिली, और जिनके पास में अपना साधन है, वो क्या कर रही हैं? वो उस प्लेस से ना दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है और उसका इम्पैक्ट हेल्थ पे हो रहा है, तो वो क्या कर रही है? शिफ्ट हो रही है दूसरी जगह। और दूसरी जगह शिफ्ट होने को कहते हैं रीलोकेट। दूसरी जगह शिफ्ट होने को कहते हैं रीलोकेट। तो रीलोकेट आएगा वहां पे, इसका मतलब यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर 5 के लिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, रिलोकेट हो रही है। Families, particularly those with children and who have the means, are opting to relocate from Delhi, driven। कारण क्या है? जो एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एंड और एयर पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है एंड उसका इम्पैक्ट, और एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट। देखो, अब ये वाला इट हो सकता है कि ये वाला इट, देखो एक होता है ये, और एक होता है आपका अपोस्ट्रोफे वाला। ये जो होता है ये होता है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, लाइक इट्स के बाद में आपका एक नाउन आएगा। और ये क्या होता है? ये होता है आपका इट प्लस इज, ये सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो यहाँ पे देखो हमें किसकी जरूरत है? फ्रॉम दिल्ली, ड्रिवन बाय द इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। इट इज इम्पैक्ट नहीं, उसका प्रभाव, उसका प्रभाव। तो यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे ये नाउन है, और इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स had dash a 3-year low this year post Diwali, celebrating a dash polluted atmosphere. Delhi's air quality index had hit, leaved आगे नहीं बढ़ गया, hit a 3-year low this year post Diwali, creating a polluted atmosphere which leads to dash problems in many, forcing people to wear masks outdoors and install air purifier at home. So, creating a severely polluted atmosphere, ऐसा क्यों?
एटमॉस्फेयर मेरा नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करते हुए ये पॉल्यूटेड यहाँ पे एडजेक्टिव यानी कि ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए मुझे एडवर्ब की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सीवियरली। सीवियरली पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर which led to एटमॉस्फेयर टू डैश प्रॉब्लम्स इन मैनी। कौन सी प्रॉब्लम्स करेगा ये? रेस्पिरेटरी ना, सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि जब हम सांस इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं वो पॉल्यूशन है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। आपकी जो रेनल प्रॉब्लम होती है वो तो किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो किडनी की या ब्रेन की एब्डोमिनल प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी ना अगर एयर पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो देखो, फैमिलीज पर्टिकुलरली दोज विद द चिल्ड्रन एंड हु हैव द मीन, मतलब फैमिली स्पेशली वो जो बच्चों के साथ में है और जिनके पास साधन है, दे आर ऑप्टिंग टू रिलोकेट फ्रॉम दिल्ली, तो वो दिल्ली से कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। रीजन क्या है? एयर पॉल्यूशन का बढ़ता हुआ एयर पॉल्यूशन, और जो उसका इम्पैक्ट है ना, इट्स इम्पैक्ट, दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स हैड हिट अ 3 ईयर लो। तो क्या हुआ है उसके बाद में? इट क्रिएटेड अ डैश पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत थी, तो सीवियर एडवर्ब की, सीवियरली polluted atmosphere which led to respiratory problems in many, forcing people to wear masks outdoors and install air purifier at home. Next, हो गया ना? Select the most appropriate meaning of the given idiom. Every cloud has a silver lining. हर एक, every cloud has a silver lining. Silver lining, silver lining means something positive. अगर सिल्वर का ना, जैसे कहते हैं ना चांदी की चम्मच है ना, सिल्वर स्पून है ना, तो कुछ लोग होते हैं जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, मतलब वो लोग प्रिविलेज्ड होते हैं ना, प्रिविलेज्ड होते हैं वो लोग ऑलरेडी। अच्छा, तो सिल्वर लाइनिंग मतलब समथिंग पॉजिटिव, सिल्वर लाइनिंग जो है ये पॉजिटिव वर्ड को डिनोट कर रहा है, समथिंग पॉजिटिव ना, कि एवरी क्लाउड, एवरी क्लाउड मतलब मान लो कोई अंधेरी रात है ना, अंधेरी रात में भी कुछ पॉजिटिव चीज होती है, अंधेरी रात में भी कुछ पॉजिटिव चीज होती है। समथिंग इरिटेट इज देयर इन एनी जॉयस सिचुएशन, ये तो उल्टा हो गया। समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, समथिंग डिसहार्टन इज देयर इन एनी हैप्पी सिचुएशन, रॉन्ग है ये तो। समथिंग इंटरेस्टिंग इज देयर इन एनी कलरफुल सिचुएशन, समथिंग प्रॉमिसिंग मतलब समथिंग गुड इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, तो किसी भी बुरी परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, और यही है इस इडियम का मतलब। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मीन्स समथिंग इज देयर, लाइक इन एवरी प्रॉब्लम देयर इज समथिंग। हाँ, हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है, ये डिफर करता है, ये फर्क पड़ता है हम उसे कैसे देखते हैं। तो हर एक प्रॉब्लम में क्लाउड यहाँ पे नेगेटिव को दर्शा रहा है, क्लाउड यहाँ पे नेगेटिव को दर्शा रहा है, तो कह रहा है कि हर एक घने बादलों में कुछ अच्छा जरूर होता है। तो समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, तो मेरा आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, तो भगवान को प्रेज करने के लिए हम क्या गाते हैं? मंत्र, दैट इज हाइम्स। एलिजी इज फॉर लाइक, ये ना एक सैड सॉन्ग होता है ना, जब किसी का निधन हो जाता है तब जब गाते हैं उसको कहते हैं एलिजी, तो क्या हो जाएगा हमारे मंत्र। नेक्स्ट, क्या बताना है? मेड आउट ऑफ होल्ड क्लोथ, ये मेरा एक इडियम है और मुझे इसका बताना है मीनिंग। मेड आउट ऑफ होल्ड क्लोथ को ऐसे याद रखो, होल मतलब कंप्लीट, होल मतलब कंप्लीट क्लोथ। एक्चुअली में इसके बैकग्राउंड की मैं स्टोरी हम बनाने की कोशिश करते हैं। होल क्लोथ, अब एक टेलर है, अब क्या होता है कि ये कपड़ा आया, अब इस कपड़े में से पूरा कपड़ा तो इस्तेमाल हो नहीं जाएगा, मान लो कोई शर्ट बनानी थी तो उसके पास में ना काट छांट करके इतना कोई पोर्शन यूज होता है। अब उसके पास में क्या हुआ? अब उसके पास में जो ये रिमेनिंग पोर्शन है ना, ये बचा हुआ है, ठीक है। एक और पर्सन आया, एक और पर्सन आया, उसका इसका इतना कपड़ा इस्तेमाल हो गया, तो उस इसके पास में फिर से ये रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ? मान लो ये वाला डिफरेंट कलर, ये डिफरेंट कलर है, तो अब इसने क्या किया? इन बचे हुए कपड़ों को लेके इसने कोई एक नया
नया पैटर्न या नया कुछ पीस बना डाला। इसने इन नए को लेके इन्होंने कुछ नया इसने पीस बना दिया। इसने एक नया पीस बना दिया, बड़ा अच्छा सा है, लेकिन उसमें से ना थोड़ा सा पता चल रहा है कि ये एक कपड़ा नहीं है, अलग अलग कपड़े से बनाया हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, अरे नहीं नहीं साहब, जो उसे खरीदने आए कह रहा है अरे नहीं नहीं साहब, ये तो मैंने एक कंप्लीट कपड़े से बनाई हुई है, ये मैंने एक ही कपड़े से बनाई हुई है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, एंटायरली फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड मतलब क्या होता है, कहानी आप क्या कर रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो। फैब्रिकेट करना मतलब क्रिएट करना ना, कुछ कहानी में तोड़ मरोड़ करना। फैब्रिकेट करना मतलब खुद से उसमें क्रिएट करना। तो एंटायरली फैब्रिकेटेड दो मी बिलीवेबल मतलब बनाई हुई कहानी है, फिर भी हम उसको विश्वास करें, ट्रू है नहीं। क्योंकि देखो इसने तो अलग अलग कपड़ों से बनाया है और ये कह रहा है नहीं इसने पूरे एक ही पीस से बनाया हुआ है। तो इंटायरली फॉल्स है एंड फैब्रिकेटेड है ना, इंटायरली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड ना। कंप्लीटली इसने क्या बोला, इसने अनट्रूथ ही तो बोला है कि इसने एक कपड़े से थोड़ी बनाया है, क्योंकि इसने दो अलग अलग कपड़े लिए हैं, एक और कपड़ा लिया है, इसने अलग अलग कपड़ों से लेके एक पीस बना दिया। तो ये तो इसका कंप्लीटली फॉल्स है और बनाई हुई कहानी है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि नहीं नहीं मैंने तो एक ही कपड़े से बनाया है। तो क्या हो जाएगा, तो आउट ऑफ होल क्लॉथ वाली जो बात हो जाएगी, ये क्या कर रहा है, अनट्रुथ है, सच नहीं है, अनट्रुथ है और क्रिएटेड है ना, अनट्रुथ है और क्रिएटेड है। तो एंटायरली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड दैट मीन्स मेड फ्रॉम द होल क्लॉथ, क्योंकि कंप्लीटली उसने अनट्रू बोला है और कंप्लीटली वो क्रिएटेड स्टोरी है उसकी, है ना। नेक्स्ट क्या है, प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का एंटोनिम बताना है, तो प्लॉसिबल, प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है, लाइकली, समथिंग विच जिसके होने की संभावना है ना। लाइकली मतलब जिसके होने की संभावना है, लाइकली मतलब जिसके होने की संभावना है। और तो इसका फिजिबल का मतलब भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। हाँ, फैंटेस्टिक मतलब समथिंग जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, गुड है, एक्सीलेंट है ना, कोई चीज बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट है, गुड है। ओके, तो अब देखो, और मैंने बताया ये तो इसका सिनोनिम हो गया, और अब मैंने बताया इसका मीनिंग लाइकली होता है, और अन का मतलब हो गया विदाउट, तो जिसके होने की संभावना नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट वर्ड, देयर वॉज अ ह्यूज, ह्यूज क्या, ह्यूज ट्यूमर। तो देयर वॉज अ ह्यूज ट्यूमर इन द स्टमक। So there was huge tumor in the stomach. Everyone are very well equipped with his own weapons. Now remember everyone, हम प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। Everyone, someone, no one, ठीक है, everybody, somebody, nobody, ये सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। ये सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इनके साथ में आपका सिंगुलर वर्ब आती है, इसीलिए इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। तो एवरीवन आर नहीं होगा, एवरीवन इज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में गलती है। एवरीवन इज वेरी वेल इक्विप्ड विद हिज ओन वेपन्स। नेक्स्ट देखो, so much as you are their class teacher, you are responsible for their performance in the examination. हाँ, so much नहीं, ये कह रहा है जब तक आप इनके क्लास टीचर हैं तब तक आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं इनकी परफॉर्मेंस के। तो एज लॉन्ग एज क्या बन जाएगा, जब तक ना, एज लॉन्ग एज मतलब उस समय तक, तो उस समय तक, एज लॉन्ग एज मतलब उस समय तक ना, या जब तक, जब तक आप इनकी क्लास टीचर हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ना, तो यहाँ पे सो मच एज नहीं आएगा, एज लॉन्ग एज आएगा। नेक्स्ट, क्वेरलसम मतलब झगड़ालू। क्वेरलसम मतलब क्या होता है, झगड़ालू। और देखो
एम्बिगुअस का मतलब तो हो जाएगा समथिंग विच इज अनक्लियर, एम्बिगुअस मीन्स अनक्लियर। प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल होना, प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल। ओपेक का मतलब भी अनक्लियर है चीज, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। और क्वेरुलस, क्वेरुलस का मतलब भी हो जाता है झगड़ालू, पेट्यूलेंट, झगड़ालू ना, तो ये ही इसका सिनोनिम बन जाएगा। बेलीजरेंट, बेलिकोज ना, बेलीजरेंट, बेलिकोज, लड़ाकू है, ठीक है ना। पीविश, पी के लड़ रहा है, पीविश, पीविश, ठीक है। एडजस्टमेंट का सिनोनिम बताना है। एडजस्ट करना मतलब किसी चीज को आप देखो, कॉम्प्रोमाइज करना तो अलग चला जाएगा, कॉपरेट करना या कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, बैलेंस है ना। एडजस्ट करना मतलब चीजों के बीच में बैलेंस बनाना, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस। कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है नॉर्मल, बिना प्लान किए। कैजुअल का मतलब होता है नॉर्मल, बिना प्लान किए। इनफॉर्मल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। और प्लान्ड हो जाएगा इसका, अनप्लान्ड अगर मैं बात करूं तो अनप्लान्ड हो जाएगा इसका, अनप्लान्ड। अनप्लान मतलब बिना किसी प्लानिंग के। कैजुअल मीटिंग है ना, इनफॉर्मल मीटिंग है। प्लान्ड मीटिंग है, फॉर्मल है ना, मिल एक ऑफिशियल काम होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, कैजुअल नहीं होते हैं। इंस्पिरेशनल मतलब मोटिवेशनल, और इमेच्योर है मतलब अभी नया है, रॉ है, कच्चा है ना, शैलो है, न्यू है, कच्चा है, नियोफाइट है, नोवाइस, इनएक्सपीरियंस। तो हमें तो कैजुअल का बताना है, तो एंटोनिम बन जाएगा इसका ए ऑप्शन, और अगर इसका सिनोनिम पूछते तो बन जाता फोर्थ ऑप्शन। अब क्या बताना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। मोलेस्टेशन, कॉन्डोनेशन, नेविगेशन। देखो नेविगेशन, तो नेविगेशन में क्या होता है, नेविगेशन, GATION, तो नेविगेशन का क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फिर से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सिंथेटिक, सिमुलेशन, और साइमल्टेनियस, स्टाइलिस्टिक्स। वैसे देखा जाए यहाँ पे कोई गलती नहीं है, क्योंकि टाइपिंग के दौरान ऑलरेडी वो ऑटो करेक्ट हो गया। इधर से आपका नो एरर, यहाँ पे आपका इन चारों शब्दों में नो एरर। नेक्स्ट वर्ड, दे डैश द पार्ट ऑफ दिस इशू, they dash the part of this issue is that the investigation officer himself turned out to be the culprit. Okay, द कौन सा वाला, प्राइमरी नहीं है। तो मजेदार पार्ट ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था ना, वही उसका गुनेगार निकला। तो द फनीएस्ट पार्ट ऑफ दिस इशू, सबसे ज्यादा जो फनी पार्ट है इस इशू का वो ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वही कल्प्रिट निकला। तो आपका बनेगा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the traveler inquired, will there be a shelter for strangers? इसका indirect form, choose the correct indirect form। इंक्वायर्ड रहेगा, इफ रहेगा, ठीक है। वेदर नहीं है, वेदर तब रहेगा जब और आता, तो और चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो विल आगे नहीं आना चाहिए, वुड भी आगे नहीं आना चाहिए, तो ये तो कर। अच्छा, विल का वुड बन जाएगा, तो वुड बी अ शेल्टर फॉर स्ट्रेंजर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा। जो विल है उसको हम चेंज कर देंगे वुड में, तो विल का विल नहीं रहेगा, वुड में चेंज हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। नेक्स्ट देखो, नवीन एंड जतिन दे, अच्छा इसमें देखो दो, तो डी मतलब शुरुआत है, ओके। तो नवीन एंड जतिन वर ब्रदर एंड ब्रेव फाइटर, तो यहाँ पे दो पर्सन है, दोनों को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो एब्सोल्युटली डी से तो स्टार्टिंग हो जाएगी, सब में डी ही दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, नवीन एंड जतिन गैदर्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन एंड ट्रेन्ड देम इन द फाइटिंग। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि जुड़ पा रहा है नहीं। दे वांटेड टू बिल्ड देयर ओन विलेज वेयर पीपल कुड लिव विदाउट फियर। अच्छा, दे लिव्ड इन अ जंगल हाइड आउट, हाइड आउट मतलब वो छिपने का स्थान होता है, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर इन द विलेज। यानी हमें समझ में आ गया डी के बाद में सी का पेयर है, क्योंकि ये दो ब्रदर
कहाँ रहते थे उनका हमें लोकेशन दिया हुआ है, तो यानी ये पेयर कैंसिल हो गया। अब देखते हैं। Navin and Jatin gathered a group of young men and trained them in day fighting. Why? Because they wanted to build their own village where people could live without fear. तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि वहाँ के लोग वो एक अपना ही गांव बनाए जहाँ पे लोग बिना किसी डर के रह सकें। तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम सही है। थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशन, उनको क्या कहते हैं? होमो का मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे सबका होमो ही दे रखा है और सबका मतलब होता है सेम। होमो मतलब सबका सेम होता है। होमोसेक्सुअल तो ये सेम सेक्स को रिलेट करेगा। होमोनिम्स और होमोजीनियस, जीनियस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम सेम टाइप है उसमें, जो अब जो हमने मिक्स किया है ना वो एकदम, जैसे कि मान लो आपने नींबू यानी जो आप लेमन वाटर होता है, जो लेमन वाटर हम जो आपका बनाते हैं, तो जब हम लेमन जूस को पानी में मिला देते हैं ना, उसमें फिर हमने शुगर भी डाला, चीनी भी डाली, हमने लेमन का जूस भी डाला, तो ये आपस में इस तरीके से मिल जाते हैं कि आप सेपरेट नहीं कर सकते हो कि कौन सा जूस है, सॉरी हाँ, कौन सा लेमन का जूस है और शुगर को और वाटर को, आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ में ही है, आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हो, उससे कहते हैं होमोजीनियस। होमोफोन्स कौन होते हैं? होमो का मतलब हो जाएगा सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है बट उनका साउंड सेम होता है ना, बोलने का एक ही जैसा होता है। जैसे मैंने बोला अलाउड, और ये बोलो, जैसे मैंने बोला आर, और देखो ये स्पेलिंग अलग है। अलाउड मतलब जोर से, अलाउड मतलब किसी को परमिशन देना, किसी को परमिशन देना, तो ये तो हो गया किसी को परमिशन देना, और इसका मतलब हो गया जोर से ना, ये मतलब 1 घंटे की बात कर रहा है या 60 मिनट्स की बात कर रहा है, और ये तो हमारी बात कर रहा है, ये तो पॉसेसिव आर का तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो मतलब देखो अलाउड अलाउड दोनों बोलने में एक ही आ रहा है ना, तो इसको कहते हैं होमोफोन या होमोनिम। और होमोजीनियस मतलब जिनके मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते, जो एकदम सेम है, एकदम सेम डायमेंशन है, एक दूसरे में घुल गए हैं। और एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस जो होता है, जैसे आप अगर सैंड को वाटर में डाल दोगे, तो जब ये सेटल डाउन हो जाते हैं ना, तो सैंड आपका यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू टर्म्स। यहाँ पे पानी को और सैंड को आप आइडेंटिफाई अलग अलग कर सकते हो, बट यहाँ पे नींबू को, नमक को आपस में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो वो होमोजीनियस हो। इस तरीके से आज हमने अपना 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब अब हम लोग का आज का 25 खत्म हो गया है। आप लोग आई होप, और हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिस बच्चे ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं देखा है उनके लिए एक रिमाइंडर है, मैंने 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करा दिया है इसी चैनल पर। तो आप जाइए देखिए, आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप चाहते हैं वाकई में आपकी हेल्प हो, पेपर क्वालिफाई करें, तो आप इन वीडियोस का फायदा उठाइए। चलिए ठीक है, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप पुराने हैं तो आप डेफिनेटली श्योर आपने कर रखा होगा, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग नहीं करते, तो उतना तो कर देना चाहिए। चलो ठीक है, बने रहो हमारे साथ में, अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।